जल बोर्ड के मीटर रीडर नौकरी से बर्खास्त। प्रीत विहार, यमुना विहार, शाहदरा के मीटर रीडर पर कार्रवाई। न्यू सीमापुरी और मयूर विहार के रीडर को भी निकाला गया। भ्रष्टाचार और लोगों से बदसलूकी का है आरोप। चाइनीज मांझे से लगातार बना हुआ है हादसों का खतरा। लोगों ने कहा इलाकों में खुलेआम बिक रहा है चाइनीज मांझा। पक्षी और राह चलते लोग बन रहे हैं शिकार। खजूरी खास में युवक की संदिग्ध हालत में मौत। मृतक की पहचान राजी अहमद के रूप में हुई। शव पर कई चोटों के हैं निशान। जाफराबाद में फायरिंग का खुलासा। शिकायतकर्ता ही निकला फायरिंग का मास्टरमाइंड। कर्जदार को फंसाने के लिए रची साजिश। 25 साल का आरोपी और नाबालिग शूटर गिरफ्तार। तेरह साल से फरार हत्या का आरोपी सोनू गिरफ्तार। सौतेली मां की हत्या कर हुआ था फरार। कोर्ट ने सोनू समेत 4 आरोपियों को किया था भगोड़ा घोषित। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली जल बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी करके लगभग 50 अस्थायी मीटर रीडरों को नौकरी से निकाल दिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रीडिंग विभाग में काम कर रहे थे। इनमें से 1/4 कर्मचारी यमुनापार क्षेत्र की अलग अलग ब्रांचों से हैं। इस लिस्ट में यमुनापार के कर्मचारियों के नाम भी शामिल हैं। जीटीबी एनक्लेव से प्रेम कुमार गुप्ता, निखिल कुमार, हर्षित प्रदीप, जितेंद्र सिंह को निकाला गया है। प्रीत विहार से केशव, देवेंद्र कुमार सिंह, मोहम्मद शाहिद अहमद को निकाला गया है। यमुना विहार से रोहित जिंदल, विकास जैन, राजकुमार को, शाहदरा ब्रांच से अंकित कुमार, न्यू सीमापुरी से कुणाल और मोनू यादव को, मयूर विहार से चंद्रपाल सिंह को, शिवपुरी से वरुण जैन को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि इनको अनुशासनहीनता और अभद्र व्यवहार के मामले में ये कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ लोगों द्वारा आरोप लगाया जाता रहा है कि मीटर रीडर उनके घर पर पानी के बिलों के लिए रीडिंग लेने नहीं आते। उसकी जांच करके ये आदेश पारित किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड में ICL के तहत अस्थायी कर्मचारी जो रीडिंग को लेकर नियुक्त किए गए थे, प्राइवेट जॉब्स जिनको दी गई थी, उनमें से दिल्ली के अंदर लगभग 50 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। अगर हम बात करें यमुना पार की, यमुना पार में 2 दर्जन से अधिक यानी लगभग 15 से 16 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। फिलहाल मैं दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। ये शाहदरा का जल बोर्ड है और यहाँ से भी एक कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया है, जिसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाली थी, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बताया जा रहा है कि रीडिंग को लेकर कि रीडिंग की जो परसेंटेज है वह लोग पूरी नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ रीडिंग के दौरान जिस तरह से लोगों का आरोप रहता है कि घर पे रीडिंग लेने नहीं आते और लोगों का बिल बन जाता है, उस चक्कर में और उनसे अभद्रता या अनुशासन जिस तरह का प्रशासन चाहता है व्यवहार रहे, रीडिंग कर्मचारी का व्यवहार नहीं रहता, ये आरोप लगाकर उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। दिल्ली में खतरनाक चाइनीज मांझे से होने वाले हादसे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसे मामलों में और बढ़ोतरी हो सकती है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली में एक स्थायी निवासी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध के बावजूद इलाके में खुलेआम चाइनीज मांझा बिक रहा है। अभी भी अंदर ही अंदर गलियों में चाइनीज मांझा मिल रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लोग जानते हुए भी इसे खरीद रहे हैं, जिससे हादसों का डर बना हुआ है। गौरतलब है कि चाइनीज मांझा धातु और कांच के महीन टुकड़ों से बना होता है, जिससे ये न केवल पक्षियों बल्कि राह चलते लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। बीते कुछ सालों में कई जानें इस वजह से जा चुकी हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से नियमित अभियान चलाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यह घातक धागा अभी भी बाजार और गलियों में आसानी से उपलब्ध है। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग चंद पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं।
सरकारों ने मांझे बैन कर रखा है कि चाइनीज़ मांझा नहीं बिकेगा। आप उनसे जाके पूछे जिनके घर के चिराग बुझ गए इस मांझे से। आज आप जैसे भाइयों की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से मैं ज़िंदा बचा हूँ। मैं दिखा सकता हूँ कि जब मैं सुबह के टाइम जा रहा था अपने बच्चे को लेकर, तो मेरे गले में चाइनीज़ मांझा फंसा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे बेटा साथ में था, उसने तुरंत उसी टाइम मांझे को ऐसे करके मेरे सर से ऊपर निकाल दिया, और जो मेरी सांस की नली है बस उससे कुछ बस थोड़ी सी कटी थी, वो ज़्यादा नहीं कटी, लेकिन तुरंत मेरा बेटा मेरे को ले गया। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान तो इंसान, इस मांझे से पंछी भी पेड़ पे उल्टे लटके हुए देखे हैं मैंने। तो जो चंद पैसे के लिए, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो मांझा बेच रहे हैं, ठीक है पैसे कमाओ आप दूसरा जो कच्चा धागा है उसके ऊपर जो लगता है उससे कमाओ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ये धागा टूटता नहीं है। चाइनीज़ मांझा ये इतना पक्का होता है कि खाली इसलिए कि मेरी पतंग ना कट जाए, दुनिया की ज़िंदगी चली जाए, गर्दनें कट जाएं, लेकिन खाली एक पतंग ना कट जाए। और पुलिस और जो ये बेच रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कृपया इस मांझे को ना बेचें। जैसे अभी आपने कहा कि जाफराबाद की तरफ बिक रहा है, गांधीनगर की तरफ बिक रहा है, हर जगह बिक रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पे, दिल्ली सरकार को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि इस ऐसे मांझे पे सख्त से सख्त उस इंसान जो मांझा बेचे कम से कम उसे 10 साल की कैद होनी चाहिए। खजूरी खास इलाके में सोमवार सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक आज सुबह लगभग 6:21 पर पुलिस को सूचना मिली कि सी ब्लॉक गली नंबर 26 में एक व्यक्ति घायल हालत में मिला है। सूचना मिलते ही खजूरी खास पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर क्राइम और एफएसएल की टीम ने जांच कर सबूत इकट्ठा किए। मृतक की पहचान राजी अहमद के रूप में हुई है। अहमद की उम्र 33 साल बताई जा रही है, जो हरकेश मार्केट खजूरी खास का निवासी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल में भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। जाफराबाद के विजय मोहल्ला मौजपुर में शनिवार दोपहर फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। जब दोपहर करीब 2:30 पर सना पब्लिक स्कूल के पास हुई इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शिकायतकर्ता मोहम्मद अनीस ने बताया कि वह बिल्डर है और ऑफिस पहुंचने पर खिड़की का शीशा टूटा मिला। अनीश को शक था कि उनके कर्जदार ने ये फायरिंग करवाई है। पुलिस ने जांच के दौरान मौके से एक खाली कारतूस बरामद किया है और क्राइम सीन की फॉरेंसिक जांच कराई गई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने जाफराबाद निवासी मुरसलीन को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल फायरिंग अनीश ने ही करवाई थी। अनीश ने पिस्टल उपलब्ध कराकर मुरसलीन के जरिए एक 16 साल के नाबालिग से गोली चलवाई ताकि अपने कर्जदार को झूठा फंसाकर भुगतान से बच सके। पुलिस ने पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद कर अनीश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नाबालिग शूटर को भी पकड़ लिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि अनीश पहले से चोरी के 2 मामले में शामिल रह चुका है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने 13 साल से फरार चल रहे हत्या के आरोपी सोनू उर्फ अजय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे 10 अगस्त को सीताराम बाजार इलाके से पकड़ा। ये मामला 29 जनवरी 2012 का है, जब वेलकम इलाके में संपत्ति के झगड़े के चलते सोनू और उसके साथियों ने अपनी सौतेली मां राजरानी पर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी। इस घटना में महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया था। जुलाई 2012 में सोनू समेत 4 लोगों को अदालत ने भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया था। पुलिस तब से उसकी तलाश कर रही थी। अब आखिरकार 13 साल बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीएसई ने सत्र 2026 और 27 से कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए ओपन बुक असेसमेंट शुरू करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत छात्र परीक्षा के दौरान किताब खोलकर उत्तर लिख सकेंगे। बोर्ड का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य बच्चों को रटने की बजाय विषयों को समझने की ओर प्रोत्साहित करना है। हालांकि जब इस फैसले पर छात्रों, पेरेंट्स और टीचर से बात की गई तो ज्यादातर ने इस पर नाराजगी और चिंता जताई।
छात्रों का कहना है कि अगर सिर्फ 9वीं कक्षा में ओपन बुक एग्जाम होगा और आगे की कक्षाओं में नहीं तो उन्हें तैयारी में दिक्कत होगी, क्योंकि ओपन बुक से पढ़कर जवाब लिखना आसान हो जाता है, जिससे आगे की कक्षाओं के कठिन पेपर की आदत नहीं बन पाएगी। पेरेंट्स का कहना है कि अगर बच्चों को किताब से देखकर उत्तर लिखने की आदत पड़ गई तो वे पेपर की तैयारी और परीक्षा के प्रेशर को नहीं समझ पाएंगे। वहीं टीचर्स का कहना है कि इस तरह की प्रक्रिया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकती है, क्योंकि इंटरव्यू या बोर्ड परीक्षाओं में किताबें साथ नहीं होती। अब देखना ये होगा कि सीबीएसई इस फैसले को लागू कैसे करता है और क्या इसमें भविष्य में कोई बदलाव होता है। फ़ायदेमंद नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चा फिर पढ़ेगा ही नहीं। मतलब उसकी थिंकिंग हो जाएगी कि मतलब मेरा एग्ज़ाम होगा, मैं बुक खोल के तो बैठूंगा ही। सो मेरे ख्याल से इट्स नॉट फेयर, मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आगे बोर्ड एग्जाम भी होंगे 10th 12th में? हाँ, वहाँ पे बच्चे को चैलेंज आएगा ना। 9th तो वो कर लेगा, फिर 10th में चैलेंज आएगा उसको बोर्ड वाले में। लगता है कि स्कूलों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बच्चे घर में पेरेंट्स पढ़ा लेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। स्कूलों की ज़रूरत नहीं है, स्कूल तो ज़रूरत है ही है डेफिनेटली, बट मेरे हिसाब से मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज बच्चों की फिर सोच वही हो जाएगी कि मेरे को पास बुक है, फिर बोर्ड में उनके साथ चैलेंज आएगा, बोर्ड में नहीं होगा उनके। बुक खोल के एग्जाम देना ठीक लगता है आपको? नहीं, चीटिंग करके एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिना चीटिंग करके अपनी नॉलेज से एग्जाम दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आगे प्रॉब्लम भी होगी कि जब बोर्ड एग्जाम? बहुत प्रॉब्लम होगी। किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? अभी चीटिंग करके करेंगे तो बाद में अगर उन्हें खुद को माइंड में सेट नहीं रहेगा कि करना क्या है, कैसे करना है। बुक एग्जामिनेशन ना, जिसमें बुक्स लिखते हैं, सारा स्टडी मटेरियल होता है, खुद लिखते खुद से हैं, तो वही है। लगता है फायदेमंद होने वाला है? हाँ। कैसे फायदेमंद होगा? उससे कंसेप्ट क्लियर होगा ना। अच्छा, तो बच्चों को चीटिंग की आदत नहीं पड़ जाएगी कि चीटिंग करके एग्जाम दे रहे हैं? नहीं, चीटिंग तो नहीं होता उसमें। अच्छा, क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं लिखते ना जो दी गई है, अपने आप से लिखते हैं। बेकार ही होएगा, उससे कुछ नॉलेज मिलेगी नहीं। अच्छा, बेनिफिट नहीं होगा उससे? नहीं। क्यों, किस तरीके से बेनिफिट नहीं होगा? बच्चे तो चीटिंग करेंगे, अच्छे से नंबर आ जाएंगे, उनको क्या नंबर आ जाएंगे, लेकिन आगे कभी उनका इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसमें फिर वो अच्छे से मतलब स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं होगी किसी भी चीज़ की। और आगे मार्क्स इतने मैटर नहीं करेंगे, नॉलेज ज़्यादा मैटर करेगी। ओपन बुक एग्जाम का मतलब एग्जाम के टाइम में बुक खोल के एग्जाम दे सकते हो आप? हाँ, लेकिन हमारे स्कूल में तो अभी कुछ नहीं बताया इस बारे में। फायदेमंद होगा या नहीं होगा? फ़ायदेमंद तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह बच्चा पढ़ाई करता है एग्ज़ाम के लिए तो वो कम मेहनत करेगा कि बुक खोल के एग्ज़ाम होगा। लग रहा है कि चीटिंग भी ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ। आप कौन क्लास में हो? 12th में। एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम के बारे में जानकारी है? हाँ। क्या पता है? मतलब इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो बुक्स ओपन रहती हैं इसके अंदर। ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है क्यूरियोसिटी, जैसे कि रोट लर्निंग कोई ना कहीं रिड्यूस कर देता है। जो आपको पता है आप वही लिखते हो जो आपको समझ आता है, वरना कि आप उसको रट्टा मार के लिख देते हो। तो कहीं ना कहीं इसमें हेल्प करेगा हमारी माइंड को थोड़ा शार्प करने में। बुक खोल के हम देख सकते हैं और वो कर सकते हैं, हम एग्ज़ाम कर सकते हैं। फायदेमंद है, नुकसान इससे? इसका नुकसान है, क्योंकि हम बुक देख के तो नहीं कर सकते, एग्ज़ाम अपनी मेहनत से होते हैं, इसलिए तो फिर अपनी मेहनत से करना चाहिए। ऐसे तो बच्चा रट्टा भी लगा सकता है। सीबीएसई के द्वारा अगले वर्ष से 9th क्लास के बच्चों के लिए ओपन बुक असेसमेंट की जो स्कीम लागू की गई है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि इसमें जहाँ एक तरीके से बच्चे को किसी सब्जेक्ट को समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा। जो रट्टा इस समय करते हैं वो रट्टे से बचेगा बच्चा। पर इसमें देखा यह गया है कि जैसे इसमें फ़िलहाल 3 ही सब्जेक्ट रखे गए हैं, एक लैंग्वेज का हो गया, एक मैथमेटिक्स का हो गया, साइंस और सोशल स्टडीज़ का हो गया। सवाल ये होता है कि ये स्कीम मैं ये मान के चलता हूँ, चलो पब्लिक स्कूलों में तो एक दफ़े को कामयाब हो सकती है, जहाँ पर बच्चा पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस होता है, टीचर भी पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस होती है। पर जो गांव देहात के स्कूल हैं वहाँ पे कैसे संभव हो पाएगा? वहाँ तो आज भी बच्चे रट्टा रटाई करके आते हैं और उसी के रिजल्ट देते हैं। एक ऑर्डर आया है जिसमें कक्षा 9वीं के विद्यार्थी एग्जाम के समय पर किताब लेकर बैठ सकें। उनको लगता है इससे पढ़ाई का स्तर और नीचे जाएगा, इससे विद्यार्थियों की पढ़ने की आदत कम होगी, गृहता की आदत कम होगी, याद करने की आदत कम होगी। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें भी है कि जो विद्यार्थी बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं वो जब किताब लेकर बैठेंगे तो वो किताब से ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ करने की आदत पड़ेगी। और जो इंटेलिजेंट बुद्धिमान छात्र हैं उनको तो पूरे की पूरे पर्सन कर 100% अंक इस माध्यम से प्राप्त होंगे।
दयालपुर थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना के मामले में पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित नसीम अपनी स्कूटी से नेहरू विहार की गली नंबर 2 से गुजर रहा था, तभी बाइक सवार 3 लोगों ने उनका पीछा किया। उनमें से एक ने नसीम पर गोली चला दी और फरार हो गया। इस मामले में थाना दयालपुर में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी की पहचान हारून सैफी के रूप में हुई, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचता रहा। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। एएटीएस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए हारून सैफी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में हारून ने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उसका पीड़ित से पुराना झगड़ा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वह पहले भी हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और अवैध हथियारों के 6 मामलों में शामिल रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। खजूरी इलाके में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। 38 साल के मोहम्मद अफरोज, जो खजूरी में रहते थे और पैंट की चेन बनाने का काम करते थे, उनकी नाले में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अफरोज ने हादसे से पहले शराब पी रखी थी। देर शाम उन्होंने अपनी बहन से फोन पर बात की और बताया कि वे घर लौट रहे हैं। रात करीब 8:30 बजे के बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। करीब 11:30 बजे परिवार को सूचना मिली कि खजूरी के पास एक शव मिला है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुष्टि की कि वह शव मोहम्मद अफरोज का ही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच की जा रही है। लक्ष्मी नगर इलाके में रक्षाबंधन के दिन सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। रेनकोट पहनकर आए 3 चोरों ने एक ही दिन में 3 घरों को निशाना बनाकर 15 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और ज्वेलरी चोरी कर ली। पीड़ित विनीत जैन ने बताया कि शनिवार को रक्षाबंधन पर वह अपने परिवार के साथ बाहर गए थे। इसी दौरान चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर 2 लाख रुपए नगद और कीमती सामान उड़ा लिए। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि तीनों चोर बाइक से आते हैं और योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। रेनकोट से अपनी पहचान छुपाते हुए उन्होंने इलाके के 2 और घरों में भी सेंधमारी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना से स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश दोनों है। जी, जो रात में पुलिस वाले मेरे घर पे आए थे मुझे बताने के लिए और मेरे घर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे 2 से 3 घरों में उन्हीं 3 लड़कों ने जो कैमरे में नजर आ रहे हैं, उन्होंने 3 घरों के अंदर चोरी करी है। एक हमारे घर में और हमारे से 3 से 4 गलियाँ छोड़ के दूसरा घर है उसमें, और उससे भी 2-3 गलियाँ छोड़ के एक ही मोहल्ले के अंदर 3 घरों में लगातार चोरी करी है उन्होंने रात में। कितने का नुकसान हुआ होगा? कितना सामान आपके घर से ले गया? जो हमारे घर से ले गया कैश लेकर गए हैं, और जो पुलिस वाले रात को बता रहे थे उनके घर से कैश, गोल्ड सब मिला के 15, 16, 12 लाख रुपए के आसपास का उनका पुलिस वाले बता रहे थे ऐसा नुकसान करके गए हैं। आपका कितना गया होगा? जी, मेरा कैश गया अराउंड 2 लाख रुपए के आसपास गए ये। अच्छा, और सीसीटीवी में कुछ दिख रहा है आपके पास? सीसीटीवी में 3 लड़के दिख रहे हैं अंदाजन हमारे घर के बिल्कुल बाहर आए हैं। उन्होंने बाइक लगाई है बाकायदा और सीधा ऊपर ही आए, जैसे किसी ने मुखबरी करी हो, उनके कानों में बात डाली हो। सीधा उनको पता चल गया कि ऊपर ही जाना, और हमारा ताला देख के, ताला तोड़ के, कुंडी तोड़ के, गेट तोड़ के, सारा का सारा सामान तोड़ के, अंदर की अलमारी, लॉकर सब तोड़ा हुआ उन्होंने। उसमें से सारा तहस नहस करके सारा कैश और सारा सब कुछ लेकर चले गए हैं। क्या कहेंगे? 15 अगस्त भी नज़दीक है और मैं चाहता हूँ जी इसके ऊपर सरकार कोई कदम उठाकर कार्रवाई करें। सरकार अपनी तरफ से यहाँ से सिक्योरिटी बढ़ाए। यहाँ के जितने भी आसपास के लोग हैं वो सब परेशान हैं इन चोरियों से। पूर्वी दिल्ली की रामलीला समितियों ने 2025 की रामलीला के मंचन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार रामलीला का आयोजन 22 सितंबर से शुरू होना है। समितियों का कहना है कि इसकी तैयारी वे लगभग 6 महीने पहले से कर रहे हैं। सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली की प्रमुख रामलीला समितियों जैसे भव्य रामलीला समिति विवेक विहार, हनुमत रामलीला कमेटी ककड़ुमा उत्सव स्थल और श्री बालाजी रामलीला सीबीडी ग्राउंड के प्रमुखों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि डीडीए द्वारा अभी तक ग्राउंड की ऑनलाइन बुकिंग शुरू नहीं की गई है, जिससे सभी समितियां असमंजस में हैं। आमतौर पर हर साल ग्राउंड की बुकिंग 40 से 45 दिन पहले खुल जाती है, लेकिन इस बार देरी हो रही है। समितियों ने कहा कि अगर किसी कमेटी ने पिछले साल वही आयोजन किया है तो सिर्फ पुरानी बुकिंग स्लिप दिखाकर उन्हें उसी ग्राउंड पर दोबारा रामलीला आयोजित करने की अनुमति मिल जानी चाहिए। अगर किसी और ने ग्राउंड के लिए आवेदन किया हो तो उसकी बुकिंग रद्द कर देनी चाहिए। देखिए, रामलीला का जो मंचन 22 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर विजयदशमी के पर्व तक रहने वाला है, उससे पहले प्रत्येक वर्ष की भांति जो है डीडीए के द्वारा जो ग्राउंड लगभग 1.5 माह पहले 45 दिन पहले दे दिए जाते थे, किंतु अभी
पीछे बिरमानी साहब से बात हुई जो कि रामलीला महासंघ को देखते हैं, और उन्होंने सिर्फ यही बात कही कि 15 अगस्त से पहले जो है रामलीला का जो है DDA के द्वारा ग्राउंड बुकिंग पूरी दिल्ली में खोल दी जाएगी। तो अपेक्षा यही है कि उनके द्वारा जो कही गई बात है वो प्रमाणिक साबित होगी, और LG साहब भी जो है इस दिशा में जो है अपना जो है कदम बढ़ाएंगे, ताकि रामलीला मंचन हेतु जो है काफ़ी व्यवस्थाएं होती हैं और वो व्यवस्थाएं जो है रामलीला कमेटियों के द्वारा विधिवत जो है करवाई जाए। देखो, परेशानी तो ये कोई भी नहीं है ऐसी, पर जैसे सिस्टम होता है कि 40 दिन 45 दिन पहले हमारे को ग्राउंड मिल जाता है, जो कि अभी बुकिंग ओपन नहीं हुई है DDA से, और वो उसमें लगे हुए हैं कि बुकिंग खुल जाए और बस बुकिंग का ही इंतज़ार है। बाकी हमारी बुकिंग सब कुछ ऑलमोस्ट हो चुकी है। बाकी पता लगा था, DDA में हमने बात करी थी और विधायक जी से बात की थी, उन्होंने कहा हमारी फ़ाइल वहाँ जा चुकी है, क्योंकि कुछ इम्प्लीमेंट होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि DDA जो है ना अननेसेसरी अमाउंट बोल देती है जमा करने के लिए ग्राउंड में, जो कि मान के चलो हम कहते हैं कि 7 लाख रुपए हमें जमा करना पड़ता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कि हमारी कम राशि में ग्राउंड बुक हो, इसी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा देर हो रही है। देखिए, पिछले साल हाई कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया था DDA को कि एक SOP बनाई जाए। मतलब पिछले साल से पहले हमें बहुत परेशानी हुई ग्राउंड बुकिंग में। हमारा ग्राउंड 8A था, किसी और रामलीला ने बुक कर दिया। चलो कुल मिला के हमें रामलीला मंचन करना है, तो पिछले साल हमें DDA ने उत्सव स्थल दे दिया। उसके बाद एक SOP बना दी कि जो पिछले साल जिसने रामलीला करी वो अगले साल वहाँ करेगा। तो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक ये प्रोविज़न था कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक साइट पे ऑनलाइन खुल जाएगी और हम बुकिंग कर लेंगे, जो कि अब तक नहीं खुली है। आज 11 तारीख है। अब पता लगा है कि एक दिल्ली धार्मिक महासंघ जो कि पहले भी थी, अब दोबारा उसको कुछ सरकार ने परमिशन दे दी है कि आप लिस्ट बनाइए। तो उसकी मैं समझता हूँ ज़रूरत ही नहीं है। ये अलग संस्था, प्राइवेट संस्था, इसकी ज़रूरत क्या? जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और DDA उसमें इन्वॉल्व है कि पिछले साल की उनके पास ऑलरेडी लिस्ट है, कि उस आधार पर ऑनलाइन बुकिंग खोल दो। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर दिल्ली की कई विधानसभाओं में प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुई त्रासदी और लोगों को हुई तकलीफों के बारे में जानकारी देना है। इसी क्रम में विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र के विथरियस मॉल और शहादरा विधानसभा के इंदिरा पार्क ज्वालानगर में विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें तस्वीरों और जानकारी के माध्यम से ये दिखाया गया है कि विभाजन के समय लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस मौके पर शहादरा जिला अध्यक्ष दीपक गाभा और बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता भी मौजूद रहे। बीजेपी हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाती है, ताकि देश के लोग आज़ादी से पहले की उस दर्दनाक घटना को ना भूलें और उससे सीख लें। विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इसके लिए हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। पंडित नेहरू और जिन्ना ने सत्ता के खातिर देश का बंटवारा किया, और देश का बंटवारा भी जो किया वो धर्म के आधार पर किया। उस बंटवारे के समय जब ये आज़ादी प्राप्त हुई, बंटवारा जब हुआ, तो उस समय का जो अनडिवाइडेड इंडिया था, वहाँ के जो लोग थे जो नॉन मुस्लिम थे, उनको वहाँ से भगाया गया। और वो इतनी बड़ा जिसे कहते हैं त्रासदी थी, एक मानवीय त्रासदी, जो आज तक के इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी थी। वहाँ के जो गैर मुस्लिम थे, जो आज अनडिवाइडेड, जो आज का पाकिस्तान और उस समय का अनडिवाइडेड इंडिया था, वहाँ से उनको भगाया गया। वहाँ के जो लोग जब उनको भगाए गए, जो नॉन मुस्लिम थे, उनके साथ मारपीट की गई। लगभग जो आज आंकड़ा एक जो हमें पता है, 10 लाख से ऊपर जो लोग थे उनकी हत्या कर दी गई, जो नॉन मुस्लिम थे। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नरसंहार हुआ था। वहाँ के रहने वाले जो नॉन मुस्लिम थे, उनको जब वहाँ से भगाया गया, अपना परिवार छोड़ के उनको आना पड़ा, अपना व्यापार छोड़ कर उनको आना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो किस प्रकार की त्रासदी रहेगी जब वहाँ की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। 55,000 जो आंकड़ा बताता, 55,000 से ज़्यादा जो सिख और पंजाबी महिलाएं थी, उनको अता पता नहीं है, उनको मार दिया गया या उनके साथ अत्याचार किया गया। उनका जो दंश था, इसके लिए ये दिखाने के लिए आज की जो पीढ़ी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में इसको मनाने का जो काम किया है, कार्य किया है, कि आज की पीढ़ी को पता लगना चाहिए कि जो आज़ादी हमें मिली थी उसकी हमने बहुत भारी कीमत चुकाई है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर वर्ष 14 अगस्त 1947 को जो विभाजन हुआ था, तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका के नाम से ये दिवस मनाया जाता है।
आज की पीढ़ी को, जो नई पीढ़ी है, उनको पता होना चाहिए किस तकलीफ़ों से, किस हालात से देश का विभाजन हुआ, किस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हुए, मारकाट हुई, किस हालात में उस वक्त जब जो सरकार थी कांग्रेस की, उनका क्या, नेहरू जी का क्या रोल रहा। और ये भी पता होना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का क्या योगदान था। बहुत से लोग जानते हैं कि आज का जो पश्चिम बंगाल है, अगर एक व्यक्ति अगर पश्चिम बंगाल के निर्माण में जिसका अहम रोल है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। पता होना चाहिए जब तक जिन्ना से जब टीटी हो रही तो उस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, में पूरा का पूरा बंगाल वो पाकिस्तान को जा रहा था। अगर उस वक्त जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो यंग मंत्री भी होते, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वोट नहीं अड़ते और हिंदू महासभा उसमें नहीं अड़ती, तो ये स्थिति आज जो आज हम पश्चिम बंगाल में आज हमारा देश का अभिन्न अंग है, वो शायद कहीं ना कहीं खतरे में होता। तो फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।